स्वागत है साथियों आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। तो साथियों आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आने वाले एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जिसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है या भूमंडलीकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। अलग अलग किताबों में आपको कहीं भूमंडलीकरण लिखा मिल जाएगा, कहीं वैश्वीकरण लिखा मिल जाएगा या ग्लोबलाइजेशन, लेकिन ये जो है एक ही चीज है और इसे या तो हम ग्लोबलाइजेशन कह लें या वैश्वीकरण कह लें या भूमंडलीकरण। तो साथियों आज इस वीडियो लेक्चर में हम वैश्वीकरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम वैश्वीकरण को समझेंगे और वैश्वीकरण को समझने के लिए हम जिन मूलभूत बिंदुओं का सहारा लेने वाले हैं तो उसके माध्यम से हम जो है वैश्वीकरण को समझेंगे। वैश्वीकरण को समझने के लिए हम इस वीडियो लेक्चर में जिन मुख्य बातों पर बात करने वाले हैं उनमें मुख्य रूप से आएगा कि भूमंडलीकरण क्या है, या भूमंडलीकरण की जब हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में तो भूमंडलीकरण को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर भूमंडलीकरण है क्या, या भूमंडलीकरण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या हम भूमंडलीकरण को कैसे जाने कि हम भूमंडलीकरण को एक तरह से जो है उसके नाम के अनुसार जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भूमंडलीकरण आखिर है क्या। उसके बाद हम जब ये जान लेंगे कि भूमंडलीकरण क्या है, फिर हम इसकी अर्थ और प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि इसकी अर्थ कौन सी है, प्रकृतियां क्या है और ये कैसे विस्तार में आया। उसके बाद हम इसके विभिन्न चरणों के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग समय में इसके अलग अलग चरण जो है हमारे सामने रखे हैं कि किन किन चरणों के माध्यम से जो है भूमंडलीकरण आगे बढ़ा है। उसके बाद विभिन्न विचारकों की क्या मत है, क्या व्याख्याएं प्रस्तुत की है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही इनकी परिभाषाएं जो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग समय पर वैश्वीकरण को समझाने के लिए या वैश्वीकरण को बेहतर रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपनी परिभाषाओं के माध्यम से प्रस्तुत की है, हम उन परिभाषाओं के बारे में भी इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि विभिन्न विचारकों द्वारा जो विभिन्न मत दिए गए हैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के संदर्भ में इस भूमंडलीकरण को समझाने के लिए अलग अलग विचारकों द्वारा क्या क्या प्रस्तुत उनके मत हैं, उन मतों के बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो साथियों इस वीडियो लेक्चर को जरा सा भी स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अंतरराष्ट्रीय संबंध के विद्यार्थियों के लिए, या अगर आप अंतरराष्ट्रीय संबंध के विषय को जानने में रुचि रखते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथियों इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वैश्वीकरण क्या है और इस वैश्वीकरण को समझने के लिए हमें किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं भूमंडलीकरण की और भूमंडलीकरण के अंतर्गत आता है कि वैश्वीकरण क्या है, जब हम सबसे पहले इसके क्या है की बात करते हैं, भूमंडलीकरण जिसे वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है, इस भूमंडलीकरण को परिभाषित करने के लिए या इसके अर्थ को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसका पूर्ण रूप से क्या समन्वय कर दिया जाता है। विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था के ऊपर ही इसका समन्वय टिका होता है, यानी विश्व की जितनी भी समूची विश्व व्यवस्था है वो सभी विश्व के लोग और सभी विश्व जो एक दूसरे से जो है इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे पे आत्मनिर्भर हो जाते हैं इस वैश्वीकरण के द्वारा, और इस वैश्वीकरण के द्वारा वो अर्थव्यवस्था के द्वारा अपने समन्वय को स्थापित करते हैं। इस समन्वय को स्थापित करने के लिए वो कुछ मूलभूत बिंदुओं का सहारा लेते हैं जिनमें पहला होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का बिना किसी रोक टोक के किसी भी राष्ट्र में और किसी दूसरे राष्ट्र में बिना किसी निर्बाध बाधाओं के एक दूसरे की वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन आसानी से किया जा सके। साथ ही जिस दूसरी बिंदु पे बात करते हैं वो है मानवीय पूंजी। मानवीय पूंजी से मतलब है मैन फोर्स। आप देख रहे होंगे कि आज वैश्वीकरण के दौर में अलग अलग राष्ट्रों के जो नागरिक होते हैं जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, डेवलपर हो गए, ये कैसे किसी भी राष्ट्र में आसानी से जाकर वहां पर नौकरी करते हैं। ये सब वैश्वीकरण की दौर की ही जो चीजें हैं वही है कि मानवीय पूंजी जो मैन फोर्स है वो कैसे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र आसानी से आ रहा है और जा रहा है। साथ ही इस वैश्वीकरण के अंतर्गत तकनीक का जो है काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया है, यानी एक राष्ट्र की तकनीक कैसे दूसरे राष्ट्र की तकनीक के लिए बेहतर हो सकता है और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तकनीक को अपनाकर अपने राष्ट्र को कैसे संबल कर सकता है। तो ये तकनीक का भी आवागमन जो है बिना किसी बाधा का किया जाता है। साथ ही इसमें श्रम वो चाहे शारीरिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो, इसका भी आवागमन किया जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है पूंजी। इस पूंजी के द्वारा समूची अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के अंतर्गत लाया गया है, जिसके कारण इन सभी चीजों के द्वारा
राष्ट्रों के एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बिना किसी निर्बाध प्रभाव के, यानी बिना किसी बाधा के उसका प्रभाव हो सके। यानी कोई भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे अपनी वस्तु, अपनी सेवाओं का या अपनी मानवीय जो उसका श्रम है उसका, या तकनीक का, पूंजी का या श्रम का बिना किसी बाधा के आवागमन कर सकता है। किसी भी राष्ट्र के साथ किसी भी तरह का व्यापार स्थापित किया जा सकता है और किसी भी राष्ट्र के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी संधि की जा सकती है व्यापार के संदर्भ में। तो इस तरह से अगर हम वैश्वीकरण को एक सरल भाषा में समझने का प्रयास करें और सरल भाषा में इसे हम प्रस्तुत करें, अगर एक लाइन में हमें वैश्वीकरण को प्रस्तुत करना हो तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण में आर्थिक पक्ष की जो है प्रधानता दी जाती है। बिना आर्थिक पक्ष का जो है वैश्वीकरण स्थापित नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के साथ स्थापित किया जा रहा हो। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी राष्ट्र अपनी फायदे के लिए ही किसी दूसरे राष्ट्र के साथ जुड़ता है। जब तक उसे कोई फायदा नहीं होगा तब तक वो कभी भी किसी दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को स्थापित नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी जो फायदे या लाभ से चीजें जुड़ी होती हैं वो हमेशा आर्थिक पक्ष से जुड़ी होती हैं और अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। इसीलिए वैश्वीकरण को परिभाषित करने के लिए या वैश्वीकरण को और मजबूत करने के लिए हमेशा इसमें आर्थिक पक्ष को जो है प्रधानता दी जाती है। बिना किसी आर्थिक पहलू को समझे हुए और बिना किसी आर्थिक लाभ के बिना किसी भी राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के साथ कभी भी वैश्वीकरण का समन्वय नहीं किया जा सकता। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय ही वैश्वीकरण कहलाता है और इस समन्वय के द्वारा वस्तु, सेवाओं, मानवीय पूंजी का, तकनीक, श्रम और पूंजी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो वैश्वीकरण ये काम करता है कि विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों को एक कर देता है, यानी उन सभी राष्ट्रों की जो है आत्मनिर्भरता जो है वो एक तरह से खत्म हो जाती है और एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। यानी समूची विश्व व्यवस्था को, समूची जो विश्व के राष्ट्र हैं उन सबको एक दूसरे के करीब लाने का जो अवसर है वो वैश्वीकरण देता है। और इस वैश्वीकरण के द्वारा जो है समूचा विश्व जो है एक छाते के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। जैसे बरसात हो रही होती है तो छाते के नीचे लोग खड़े हुए आपको नजर आते हैं, ठीक उसी तरह इस विश्वनुमा छाता के नीचे समूचा राष्ट्र जो है एक साथ आकर खड़ा हो जाता है। इसी को जो है हम वैश्वीकरण मोटे तौर पर समझते हैं। तो ये जो है ये वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में हमने जाना। आइए अब हम इसके अर्थ और प्रकृति के बारे में बात करते हैं। जब हम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की अर्थ एवं प्रकृति के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि अर्थ और प्रकृति क्या है, तो जब भी हम किसी के बारे में या किसी भी चीजों के बारे में उसके अर्थ को खोजते हैं, उसकी प्रकृति को खोजते हैं, तो हमें सबसे पहले उसके शुरुआती दौर में जाना होगा और उसके शुरुआती दौर से खोजना होगा कि इसकी अर्थ और इसकी जो प्रकृति है वो कहां से शुरू हुई है। तो जब हम इसके शुरुआती दौर में जाते हैं वैश्वीकरण के या भूमंडलीकरण को खोजने के लिए, तो हमारे सामने दो चीजें उभर कर सामने आती है। पहला इसका काल है वो है ऐतिहासिक रूप से जो इसका काल है वो है, और दूसरा जो है वो है आधुनिक काल कहां से शुरू हुआ। जब सबसे पहले जब हम इसके ऐतिहासिक रूप के बारे में बात करते हैं कि आखिर वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण ये जो ऐतिहासिक काल है वो ऐतिहासिक काल ये कैसे सामने उभर कर आया, तो जब हम इसके ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे पहले जो आर्थिक रूप में अपने सामने प्रस्तुत होता है वैश्वीकरण, वो सिल्क के माध्यम से आया। जो भी सिल्क के व्यापारी थे उन्होंने आपस के सिल्क के व्यापार स्थापित किए एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच, और उसके माध्यम से जो है ऐतिहासिक रूप में जो है सिल्क के माध्यम से होते हुए जो है अर्थव्यवस्था सबसे पहले जो है स्थापित हुई। और ये जो व्यापार स्थापित किया गया यूरोप के भूमध्य देशों के बीच एवं चीन के बीच हुआ था। यूरोप के भूमध्य देश एवं चीन के बीच जो है ये सिल्क व्यापार के माध्यम से जो है इसका जो वैश्वीकरण हमें ऐतिहासिक रूप में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम यही उसकी जो आधुनिक काल की शुरुआत है या इसके हम आधुनिक पक्ष के बारे में बात करें तो 1992 में कोलंबस की अमेरिका यात्रा से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। उस अमेरिका यात्रा के बाद से ही जो है वैश्वीकरण अपने आधुनिक रूप में प्रस्तुत होता है। वहीं इसके अर्थ और प्रकृति को और बेहतर तरीके से स्पष्ट करने के लिए एक विचारक आते हैं, रॉबी रॉबर्टसन। का नाम है रॉबी रॉबर्टसन। रॉबी रॉबर्टसन अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक का नाम है द 3 वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इस 3 वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के द्वारा रॉबी रॉबर्टसन बताते हैं कि कैसे 3 अलग अलग चरण में जो है वो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण को परिभाषित करते हैं। और वैश्वीकरण को समझाने के लिए वो वैश्वीकरण के 3 अलग अलग
चरणों को जो है परिभाषित करते हैं, यानी वो 3 अलग अलग चरणों के बारे में बात करते हैं कि वैश्वीकरण को समझने के लिए हमें उन 3 अलग अलग चरणों के माध्यम से वैश्वीकरण को समझने की जरूरत है कि वैश्वीकरण उन 3 अलग अलग चरणों में किस तरह से विकास किया और किस तरह से आगे बढ़ा। जैसे हमने ऐतिहासिक रूप में देखा कि वैश्वीकरण ऐतिहासिक रूप में जो है आर्थिक रूप में वो सबसे पहले जो आया वो सिल्क के माध्यम से आया, यानी सिल्क के व्यापार के माध्यम से यूरोप के भूमध्य देश जो थे उनके बीच और चीन के बीच जो है सबसे पहले जो है आर्थिक रूप से जो है वैश्वीकरण की शुरुआत देखी गई। वहीं आधुनिक काल में जब हमने बात की तो 1492 में कोलंबस की अमेरिका यात्रा से जो है प्रारंभ की जाती है। वहीं रॉबी रॉबर्टसन जो है अपनी पुस्तक के माध्यम से वैश्वीकरण को 3 अलग अलग चरणों में परिभाषित करते हैं और वो बात करते हैं 3 चरण में जो है वैश्वीकरण को किस तरह से रॉबी रॉबर्टसन जो है परिभाषित करते हैं। पहले फेज में वो बताते हैं, यानी वैश्वीकरण की अपनी पुस्तक जो लिखते हैं द 3 वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और इस पुस्तक के माध्यम से वो पहले चरण में बात करते हैं और कहते हैं कि 1492 से लेकर, यानी 1492 में जो कोलंबस की अमेरिका यात्रा से प्रारंभ होती है, उस यात्रा से जो है उस औद्योगिक क्रांति के साथ जो है 18वीं सदी के अंत तक जो है इसे माना जाता है। 1492 में जब कोलंबस अमेरिका की यात्रा अपनी शुरू करता है, वहां से लेकर औद्योगिक क्रांति जब तक होती है तब तक के काल को जो है रॉबी रॉबर्टसन पहले काल यानी पहले फेज के रूप में परिभाषित करते हैं वैश्वीकरण को। यानी 1492 से लेके औद्योगिक क्रांति होने तक या 18वीं सदी के अंत तक जो है ये पहले फेज को परिभाषित करते हैं। दूसरे फेज में रॉबी रॉबर्टसन बताते हैं कि औद्योगिक क्रांति के से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक जो है वैश्वीकरण को दूसरे फेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी दूसरा चरण अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो हमें औद्योगिकरण से लेकर विश्व युद्ध तक के कार्यक्रमों को जो है परिभाषित करना होगा। उसके बीच के चरण को रॉबी रॉबर्टसन दूसरा चरण जो है मानते हैं। वही तीसरे चरण की जब रॉबी रॉबर्टसन बात करते हैं और तीसरे चरण को जो वो परिभाषित करते हैं वो कहते हैं दूसरे विश्व युद्ध से लेके तीसरा चरण परिभाषित करते हैं। तो इस तरह से रॉबी रॉबर्टसन जो है अपनी पुस्तक के माध्यम से द 3 वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो है पूरे वैश्वीकरण को 3 भागों में बांटते हैं और इन 3 चरणों में 3 अलग अलग चरणों में जो है वैश्वीकरण को परिभाषित करते हैं। हम वर्तमान युग में वैश्वीकरण को समझे या भूमंडलीकरण को समझे तो वर्तमान युग में भी जो है भूमंडलीकरण की व्याख्या को लेकर अनेक मतभेद देखने को मिलता है। यानी कोई भी विचारक अपने विचार जो उसने दिए हैं उन विचारों के माध्यम से वैश्वीकरण को अपने अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और उसके माध्यम से जो है वो वैश्वीकरण को समझाने का प्रयास करते हैं। तो वर्तमान युग में भी भूमंडलीकरण को लेकर या वैश्वीकरण को लेकर हमारे समक्ष अनेक विचारकों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलती है, जिनके माध्यम से हम वैश्वीकरण को अलग अलग रूप में परिभाषित होता हुआ देखते हैं। और इन परिभाषाओं को लेकर, इसकी व्याख्या को लेकर जो है विभिन्न विचारकों में अनेक मत देखने को मिलता है। कुछ विचारक जो है इसे आर्थिक रूप में ही जो है बेहतर मानते हैं। वो कहते हैं कि इसे जो है केवल आर्थिक रूप में ही समझने का प्रयास करना चाहिए। वहीं कुछ विचारक जो है इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान के रूप में भी जानते हैं, कहते हैं कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। वहीं कुछ विचारक इसे सामाजिक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कल्चर के रूप में जो है वैश्वीकरण को परिभाषित करते हैं। तो इस तरह से वर्तमान युग में भी वैश्वीकरण को लेकर विचारकों के बीच में कई मतभेद हमें देखने को मिलता है। तो वर्तमान युग में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण को लेकर विचारकों में अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की है। यानी जो भी विचारक रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वैश्वीकरण को परिभाषित करने के लिए उन्होंने जो भी परिभाषाएं प्रस्तुत की है, उन सभी परिभाषाओं में जो है विचारकों के बीच में हमें मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विचारक जो है अपनी परिभाषाओं को अलग संदर्भ में स्थापित करते हैं, वहीं कुछ विचारक इसे अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन सभी विचारकों के बारे में और उनके दिए गए परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि अलग अलग विचारकों ने अलग अलग समय पर या अपने हिसाब से ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जब हम बात करते हैं विचारकों की और वैश्वीकरण के संदर्भ में जब हम इनके परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं और इन परिभाषाओं पर दिए गए इन तमाम तरह के विचारकों के बारे में बात करते हैं तो जब हम वैश्वीकरण के संदर्भ में विभिन्न विचारकों द्वारा दिए गए उनकी परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने कई तरह के जो है विचारक जो है उभर कर सामने आते हैं, जिन्होंने वैश्वीकरण को परिभाषित करने के लिए अपने अलग अलग किताबें लिखी। उन किताबों के माध्यम से वैश्वीकरण को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है
और उन्हीं परिभाषाओं को समझने के लिए हमें इन विचारकों द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तकों को देखना होता है और उनकी लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से उनके कौन से विचार थे जिन्होंने वैश्वीकरण को परिभाषित किया है। तो आइए जानते हैं कि इन विचारकों द्वारा लिखे गए उनके किताबों लेखों के द्वारा वैश्वीकरण को किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले जो विचारक हमारे सामने आते हैं उन विचारक का नाम है जॉन वेलिस तथा स्टीव स्मिथ। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस किताब के भीतर इन्होंने बताया कि जो सामाजिक प्रक्रिया के रूप में जो लोग हैं, यानी जो भी संस्कृति है, जो भी राष्ट्र के एक क्षेत्र में रह रहे लोग हैं, उनके भीतर जो बढ़ते हुए जुड़ाव की जो प्रक्रिया है उनके माध्यम से जो है वैश्वीकरण फैलता है। जैसे हम देखें, चाहे वो राजनीतिक रूप से लोग जुड़े हुए हों या आर्थिक रूप से जुड़े हुए हों या सांस्कृतिक के क्षेत्र में वो सारे लोग सामाजिक प्रक्रिया के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ऐसी स्थिति में जॉन वेलिस तथा स्मिथ जो है अपनी किताब में ऐसा दर्शाते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर के रूप में बढ़ते हुए जुड़ाव की प्रक्रिया के द्वारा लोग आपस में जुड़े होते हैं। इसको ही उन्होंने वैश्वीकरण को परिभाषित किया है। वहीं जो दूसरे विचारक हमारे सामने आते हैं, एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस ने एक किताब लिखी, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी। इस किताब के अंतर्गत इन्होंने बताया कि वैश्वीकरण के आने से संचार माध्यमों के तकनीकी की वजह से लोग एक दूसरे से जुड़ाव में आए और इस पारस्परिकता के द्वारा, इस पारस्परिकता यानी आत्मनिर्भरता या अंतर डिपेंडेंसी के द्वारा जो है लोगों की हजारों मीलों की जो यात्रा थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। यानी लोग एक दूसरे से इतने स्तर से जुड़ गए, इतने बेहतर तरीके से जुड़ गए, कनेक्टिविटी के द्वारा जुड़ गए, संचार तकनीकी के द्वारा जुड़ गए, और ये केवल इसलिए हो पाया क्योंकि वैश्वीकरण लोगों के बीच आ पाया। और वैश्वीकरण के आने से जो भी हजारों मीलों की दूरी थी उसकी जो पारस्परिकता थी वो पूरी तरह से बन गई और हजारों मीलों की दूरी खत्म हो गई क्योंकि लोग एक दूसरे से जुड़ गए। आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर किसी भी चीज के बारे में कोई भी अगर ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होता है तो अगर आप उस पर चीजें क्लिक करेंगे तो एक सोशल मीडिया के द्वारा आपको विश्व के किसी भी राष्ट्र में आप रह रहे हो आपको वो चीजें आसानी से मिल जाती है। पहले की तरह आपको सफर करके जाना नहीं पड़ता था। जैसे पहले समाचार पत्र हुआ करते थे तो उन समाचार पत्रों में एक राष्ट्र की जो भी सामाजिक व्यवस्था थी या समाचार थे वो वहां तक ही निर्धारित होते थे। लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में सोशल मीडिया के आ जाने से आप किसी भी विश्व की तत्काल सूचना जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसी को जो है एंथोनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी के माध्यम से पारस्परिकता के द्वारा ही निर्धारित करने का प्रयास किया है। पारस्परिकता के द्वारा ही बताने का प्रयास किया है कि कैसे हजारों मीलों की दूरी जो है वैश्वीकरण को आने से खत्म हो गई है और इस तरह से जो है एंथोनी गिडेंस जो है वैश्वीकरण को परिभाषित करते हैं। वहीं तीसरे विचारक जो हमारे सामने आते हैं डी हार्वे। डी हार्वे भी अपनी एक पुस्तक लिखते हैं द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। इस पुस्तक के माध्यम से वो बताते हैं कि कैसे पूरा विश्व जो है एक दूसरे के करीब आया है, यानी विश्व के जितने भी लोग हैं वो किस प्रकार से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जुड़ा, एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र से जुड़े। ऐसी स्थिति में जो है वो बताते हैं कि समय और स्थान की अवधारणा जो है वो पूरी तरह से शून्य हो गई है। इसका प्रभाव के रूप में वो परिभाषित करते हैं कि जो भी समय की गति है और स्थान की दूरी है उसका पूरी तरह से महत्वहीन हो गया है। यानी कोई भी समय की दूरी अब नहीं रह गई है और स्थान की दूरी नहीं रह गई है। यानी आप कोई भी चीज अपनी एक मोबाइल सेवा जो आजकल संचार का माध्यम बनी है, तकनीक के माध्यम बनी है, आप एक क्लिक में दूर बैठे अपने मित्र से किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पे उसे देख भी सकते हैं। इस तरह के समय में आज जो है समय और स्थान की कोई भी भूमिका नहीं रह गई है। इसकी कोई भी स्थान और अवधारणा का तत्व उनके सामने नहीं आता। इसी को जो है डी हार्वे ने अपनी पुस्तक के माध्यम समय और स्थान की अवधारणा को प्रस्तुत किया है और इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि ना तो समय की गति का कोई महत्व रह गया है और ना ही स्थान की दूरी का कोई महत्व रह गया है, बल्कि ये दोनों चीजें जो है वो महत्वहीन हो गई है। क्योंकि दूर बैठे आप अपने परिचित से, अपने करीबी से किसी भी समय जो है उसकी खोज खबर ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्थान या समय आपको नहीं रोकता। ऐसी स्थिति में इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। इस रूप में जो है वैश्वीकरण को डी हार्वे जो है प्रस्तुत करते हैं। वहीं अगले विचारक जो आते हैं जिनका नाम जेम्स रोजेननाउ है, वो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है टर्बुलेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स।
इसके माध्यम से वो बताते हैं कि पारस्परिकता और आत्मनिर्भरता के कारण जो बने, यानी कोई भी राष्ट्र किसी के साथ अपनी पारस्परिकता बढ़ाता है या अपने आप को दूसरे राष्ट्र पर आत्मनिर्भरता बढ़ाता है, उसका मुख्य कारण जो वो बताते हैं वो है तकनीकी तंत्र। तकनीकी तंत्र के माध्यम से ही जेम्स रोजेनाउ कहते हैं कि पारस्परिकता और आत्मनिर्भरता का जो कारण था और जो इसके कारण बने वो थे भौगोलिक और सामाजिक स्थिति। यानी तकनीकी तंत्र के आ जाने के कारण किसी भी तरह का भौगोलिक और सामाजिक स्तर जो है लोगों के बीच अब नहीं रह सका है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह से तकनीकी तंत्र द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। किसी भी भौगोलिक रूप में अगर तकनीकी तंत्र को हटा दिया जाए तो वो कभी भी पारस्परिकता और आत्मनिर्भरता का कारण नहीं बन सकती। इस पारस्परिकता और आत्मनिर्भरता का जो कारण बनी वो है तकनीकी तंत्र, और इस तकनीकी तंत्र के द्वारा, तकनीकी संचार के द्वारा ही जो है जेम्स रोजेनाउ जो है अपने विचार को जो है परिभाषित करते हैं और वैश्वीकरण के संदर्भ में अपने विचार और अपनी परिभाषा को स्थापित करते हुए कहते हैं कि पारस्परिकता और आत्मनिर्भरता तकनीकी कारण के द्वारा ही भौगोलिक सामाजिक स्थिति के रूप में स्थापित हो चुका। वहीं अगले विचारक जो आते हैं वो है रॉबर्ट गिल्पिन। रॉबर्ट गिल्पिन ने एक पुस्तक लिखी द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये विचारक वैश्वीकरण के या अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में काफी ज्यादा उपयोगी विचारक है। इनकी पुस्तक जो है द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इन्होंने बताया कि विश्व की सारी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण के आने से क्या हो गया, एकीकरण हो गया, और इस एकीकरण के द्वारा जो है समूचे विश्व का अर्थव्यवस्था हो जाने के कारण वैश्वीकरण सामने आया। हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कैसे वैश्वीकरण आगे आया, यानी वैश्वीकरण को जब हमने समझा था कि वैश्वीकरण क्या है, तभी हमने बात की थी कि समूची विश्व व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था के रूप में उसका समन्वय हो जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसी को जो है रॉबर्ट गिल्पिन अपनी पुस्तक के माध्यम से कहते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण हो जाने से वैश्वीकरण स्थापित हुआ है। वही गिल्पिन जो है दूसरे पक्ष को भी उजागर करते हैं, जहां वो विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण की बात करते हैं, वही अपनी पुस्तक की बात से वो दूसरी बात रखते हैं कि अर्थव्यवस्था और संस्कृति को जो है विकासशील देशों के ऊपर विकसित देशों द्वारा जो है थोपा जा रहा है। यानी वहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति कैसी होगी वो विकसित देश, विकासशील देशों पर निर्धारित है। आज भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीयकरण का पाश्चात्यकरण किया जा रहा है। यानी आज भी जो लोग हैं वो कैसे अंग्रेजी की तरफ या अंग्रेजी भाषाओं की तरफ ज्यादा या पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज्यादा उन्मुख हो गए हैं। इसी को वैश्वीकरण के संदर्भ में रॉबर्ट गिल्पिन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग ये चीजें स्वयं अपना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी पुस्तक के माध्यम से बताते हैं कि जो भी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, ये जो भी निर्धारित करती है, इसके द्वारा जो भी संस्कृति होती है, ये विकसित देश जो होते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को स्थापित करते हैं विकासशील देशों में, और विकासशील देशों को तभी अर्थ या पूंजी उधार देते हैं, अपनी पूंजी उधार देते हैं या अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, वो तभी देते हैं, कुछ कंडीशन लगाते हैं कि भाई हम तुम्हें आर्थिक मदद तभी दे पाएंगे जब तुम अपने यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें करोगे। ऐसी माध्यम से जो है विकसित देश विकासशील देशों पर दबाव बनाते हैं, या हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उन पर थोपते हैं कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी और तुम्हारे यहाँ सांस्कृतिक जो चीजें हैं वो किस तरह से काम करेगी। ऐसी स्थिति में जो है रॉबर्ट गिल्पिन बताते हैं कि कैसे जो है विकसित देश जो है विकासशील देशों पर उनकी अर्थव्यवस्था निर्धारित करते हैं, उनकी संस्कृति को निर्धारित करते हैं, और कैसे अपनी संस्कृति को कमजोर देशों में फैलाया जाता है। इसी बात को वैश्वीकरण के रूप में जो है परिभाषाओं के रूप में रॉबर्ट गिल्पिन प्रस्तुत करते हैं। आइए अगले विचारक की ओर बढ़ते हैं। अगले विचारक का नाम है मैल्कम वाटर्स, और मैल्कम वाटर्स अपनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, और इस ग्लोबलाइजेशन के बारे में वो बताते हैं कि जो भी वैश्वीकरण है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी मैल्कम वाटर्स कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा जो है वैश्वीकरण स्थापित हुआ है, और वैश्वीकरण के आने से इस सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ है कि जो भी भौगोलिक दूरी थी किसी भी राष्ट्र के बीच दूसरे राष्ट्र के बीच में, वो सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ है उसका पूरी तरह से निरर्थक हो गई है। यानी कि वो भौगोलिक दूरी खत्म हो गई है। आज कभी भी आप कुछ भी क्लिक करते हैं इंटरनेट की सहायता से, एक क्लिक पे आप दूर बैठे किसी को भी कभी भी कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ाव कर सकते हैं या उससे दोस्ती स्थापित कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, वहां की जानकारी ले सकते हैं।
ऐसे में ही जो है मेलकम वाटर्स अपनी पुस्तक ग्लोबलाइजेशन में बताते हैं कि भौगोलिक दूरी पूरी तरह से खत्म हो गई है और ये पूरी तरह से निरर्थक हो गई है। वहीं अगले विचारक हमारे सामने आते हैं सोमयन सिकंदर। सोमयन सिकंदर अपनी एक किताब लिखते हैं कंटेम्पररी इश्यूज इन ग्लोबलाइजेशन। इस किताब के माध्यम से वो कहते हैं कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के आने से जो है भूमंडलीकरण को उदारीकरण से जोड़ने की भी एक प्रक्रिया है। यानी वो बताते हैं कि जो उदारीकरण है पिछले दशकों से किस तरह से जो है भूमंडलीकरण के साथ जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ये तीनों एक साथ ही आए थे। और ऐसी स्थिति में जब भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिलता है तो इसके साथ उदारीकरण से भी जोड़ने की प्रक्रिया को ये बात सामने रखते हैं और कहते हैं कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के जोड़ने की प्रक्रिया के कारण ही जो है प्रौद्योगिकी और तकनीक की भूमिका सबसे ज्यादा प्रबल हो जाती है और ऐसी स्थिति में व्यापार बढ़ता है और व्यापार प्रभावित भी होता है। यानी कि जब भी हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के बाद कभी भी जब सेंसेक्स गिरते हैं या कोई भी व्यापारिक घाटा होता है तो वो किसी भी एक राष्ट्र पर निर्धारित नहीं होता है। कहीं पर भी कोई भी हलचल होती है तो वो समूचे विश्व पर उसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है। अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि कैसे वहां के युद्ध के कारण तमाम देशों की चीजों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलता है, दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलता है और चीजों में कमी देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में जब है किसी भी राष्ट्र के बीच कोई व्यापार होता है तो वहां की व्यापार जो है किसी भी तरह से प्रभावित होती है तो वह व्यापार जहां जहां होता है वो प्रभावित होती है। तो इसलिए सोमयन सिकंदर कहते हैं कि व्यापार भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के बीच में एक अहम कड़ी का कार्य करता है। साथ ही प्रौद्योगिकी के रूप में भी वैश्वीकरण काफी ज्यादा आगे बढ़ा है। अपने ज्ञान के माध्यम से, सूचना के माध्यम से, तकनीक किस तरह से आगे बढ़ा है, विचार एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाते हैं, नवाचार तकनीक एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र आसानी से जाते हैं और इस तरह से जो है सोमयन सिकंदर जो है वैश्वीकरण को परिभाषित करने का विचार सामने रखते हैं। सोमयन सिकंदर के बाद अगले विचारक की ओर बढ़ते हैं और अगले विचारक जो वैश्वीकरण को अपनी परिभाषा के द्वारा परिभाषित करते हैं उनका नाम है जोसेफ स्टगलीहज़। जोसेफ स्टगलीहज़ ने जो है एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क और इस किताब के माध्यम से उन्होंने जो है वैश्वीकरण को परिभाषित किया है और अपनी विचारों के द्वारा जो है वैश्वीकरण को बताने का प्रयास किया है। और इस पुस्तक के माध्यम से वो बताते हैं कि बहुत सी चीजों का समावेश जो है इस वैश्वीकरण के अंतर्गत किया जाता है। वैश्वीकरण को समझाने के लिए जोसेफ कहते हैं अपनी किताब मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क में कि कोई एक पहलू नहीं हो सकता जिससे हम वैश्वीकरण को परिभाषित करें। वैश्वीकरण को परिभाषित करने के लिए वो बहुत चीजों का समावेश जो है इस किताब में अपने विचारों के माध्यम से करते हैं। वो कहते हैं कि विचारों एवं ज्ञान का जो है समावेश जो है इसमें होता है, साथ ही माल, सेवा या श्रमिकों का भी इसमें योगदान होता है। साथ ही वो कहते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान भी वैश्वीकरण में किया जाता है और वो कहते हैं पर्यावरणीय आंदोलन भी इसमें भूमिका निभाती है और आर्थिक पूंजी के द्वारा भी इस वैश्वीकरण को परिभाषित किया जाता है। तो इस तरह से जो है जोसेफ जो है अपनी पुस्तक के माध्यम से बहुत सारी चीजों का समावेश करते हैं। इससे पीछे के विचारकों पर जब हमने बात की थी और उनके पीछे के विचारकों के विचार जब हमने जाने थे और देखी थी उनकी परिभाषाओं को, तो उनके परिभाषाओं में कुछ कुछ बातों पर ही उन्होंने ध्यान दिया था। जैसे कोई विचारक समय की बात करता है, कोई आर्थिक एकीकरण की बात करता है, तो कोई अपनी संस्कृति किस तरह से विकसित राष्ट्र अपने विकासशील देशों पर स्थापित करता है। यानी कोई भी विचारक जो था इस तरह से बृहद चीजों को लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन जोसेफ जो है पहली बार बात करते हैं कि बहुत सी चीजों का जो है समावेश किया जाता है वैश्वीकरण को परिभाषित करने के लिए। विचारों और ज्ञानों के द्वारा, माल, सेवा, संस्कृति, पर्यावरण और आर्थिक पूंजी के द्वारा वैश्वीकरण को बताने का जो है प्रयास करते हैं। वहीं अगले विचारक जो हमारे सामने आते हैं जो अपनी परिभाषा वैश्वीकरण के रूप में देते हैं उनका नाम है दीपक नैयर। दीपक नैयर अपनी एक किताब लिखते हैं गवर्निंग ग्लोबलाइजेशन इशूज एंड इंस्टीट्यूशन। इस किताब के माध्यम से वो बताते हैं कि राष्ट्र राज्यों की बढ़ती सीमा का आर्थिक गतिविधि के कारण किस तरह से कार्य किया है। यानी राष्ट्र राज्यों की जो भी सीमाएं बढ़ रही हैं उनकी गतिविधियां किस तरह से रही हैं। गवर्निंग ग्लोबलाइजेशन इशू एंड इंस्टीट्यूशन में दीपक नैयर इस बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि आर्थिक खुलापन जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है राज्यों के बीच में। दीपक नैयर कहते हैं कि राज्यों के बीच में जो है आर्थिक खुलापन हमें देखने को मिलता है वैश्वीकरण के आ जाने से। वहीं दूसरी ओर वो बात करते हैं, कहते हैं कि आर्थिक अंतर्निर्भरता जो है वो बढ़ी है।
किसी भी राष्ट्र राज्यों के बीच में दूसरे राष्ट्र राज्यों के साथ, इसमें क्या है, सीमा बढ़ गई है। यानी किसी राष्ट्र की सीमा यहां तक है, एक राष्ट्र यहां पर है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक राष्ट्र यहां पर है और एक राष्ट्र यहां पर है। जब ये राष्ट्र यहां से यहां व्यापार करता है, अपनी आर्थिक नीतियों का खुलापन प्रदर्शित करता है, तो ये राष्ट्र भी अपने व्यापार को यहां तक जो है भेजता है और अपने व्यापार को बढ़ाता है। तो इस राष्ट्र की सीमा जो अभी तक यहां तक थी और इस राष्ट्र की सीमा जो अभी तक यहां तक थी, तो व्यापार के माध्यम से ये राष्ट्र यहां तक पहुंचा और ये राष्ट्र यहां तक, तो इस राष्ट्र की सीमा अब यहां तक हो गई और इस राष्ट्र की सीमा यहां तक हो गई। तो इस तरह से राष्ट्र राज्यों की सीमा जो है वो बढ़ी है, दीपक नैयर अपनी किताब के माध्यम से बताते हैं। साथ ही दीपक नैयर कहते हैं कि आर्थिक एकीकरण जो है वो गहरी हो गई है राष्ट्र राज्यों के बीच में। तो इस तरह से जो है विभिन्न विचारकों ने जो है अपने मत को जो है परिभाषित किया है अगले, और वैश्वीकरण के संदर्भ में जो है विभिन्न तरह की परिभाषाएं जो हैं अलग अलग विचारकों ने दी है। और ये सब जानने के बाद अंत में हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच में तकनीक प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, साथ ही आर्थिक एकीकरण एवं सूचना का प्रसार भी हुआ है, साथ ही विचार एवं ज्ञान के कारण आत्मनिर्भरता एवं पारस्परिकता का विकास जो है राष्ट्र राज्यों के बीच में हुआ। वहीं राष्ट्र राज्यों की सीमा एवं स्थान के बंधन भी मुक्त हुए हैं, यानी इनकी ना तो अब कोई सीमा रह गई है और स्थान जो है बढ़ गया है। अभी हमने एक उदाहरण से समझा कि एक राष्ट्र ये है और एक राष्ट्र ये है। जब एक राष्ट्र अपने व्यापार को इस राष्ट्र के यहां तक फैला देता है और ये राष्ट्र अपने व्यापार को इस राष्ट्र के यहां तक ले जाता है, तो इस राष्ट्र की सीमा जो है यहां तक बढ़ जाती है और इस राष्ट्र की सीमा यहां तक बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये राष्ट्र जो अभी तक इतना था बढ़कर इतना हो जाता है। तो इस तरह से सीमा एवं स्थान के बंधन से जो है मुक्त हो जाता है इस वैश्वीकरण के आ जाने से। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हमने वैश्वीकरण के मूलभूत बातों पर बात की है और मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि वैश्वीकरण क्या है, उसकी अर्थ प्रकृति क्या है, विभिन्न चरणों के बारे में हमने जाना कि किस तरह से रॉबी रॉबर्टसन ने जो है ग्लोबलाइजेशन के विभिन्न चरणों के बारे में बात की, पहला, दूसरा, तीसरा, कि पहला किस तरह से आया, दूसरा किस तरह से, तीसरा किस तरह से आया। फिर हमने जो है विभिन्न विचारक इस पर अपने क्या क्या मत दिए हैं उस पर बात की और विभिन्न विचारकों द्वारा क्या कौन सी परिभाषाएं प्रस्तुत की गई वैश्वीकरण के संदर्भ में वो भी बात की, और विभिन्न विचारक का मत किस तरह से अलग अलग रहा उनके बारे में भी हमने इस वीडियो लेक्चर में जाना। और अंत में हमने जाना कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच तकनीक प्रौद्योगिकी का विकास होता है, आर्थिक एकीकरण की सूचना का विकास होता है, विचार एवं ज्ञान के कारण आत्मनिर्भरता बढ़ती है, पारस्परिकता का विकास होता है, सीमा एवं स्थान बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में वैश्वीकरण के इन पहलुओं को समझा। और वैश्वीकरण की आने वाली अगली वीडियो में हम इस वीडियो लेक्चर से आगे की बात करेंगे, जिसमें वैश्वीकरण के आगे कि कौन कौन से वो प्रमुख तत्व हैं जो वैश्वीकरण को फैलाया है, क्या वैश्वीकरण के प्रभाव रहे हैं या वैश्वीकरण के क्या क्या विपरीत असर पड़े हैं राष्ट्रों पर। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे इस वैश्वीकरण के संदर्भ में वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ता है और इस तरह से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।